अमृत बाजार पत्रिका का संपादक मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक मोतीलाल घोष। यानी मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो मराठा समाचार पत्र का संपादन जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया था। सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। तो आपको मालूम है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, यानी सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गोविंद साहब जी, गुरु गोविंद साहब जी, उन्हीं का जन्म जो है पटना में हुआ था, जिसको पटना साहिब के नाम से भी आप जानते हैं। जिस जगह को आप पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का संस्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का संस्थापना किया था। आपके मन में सवाल आया होगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनको आपको हिंदी में भी पढ़ना है। गुरु नानक देव ने क्या किया था कि सिख धर्म की संस्थापना किए थे, लेकिन उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का संस्थापना किए थे। चलिए, एक बात और आता है कि गुरु ग्रंथ साहिब, यानी सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, और इसको संपादन करने का काम, संकलन करने का काम सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। यानी सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कह बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? तो बंगाल जो है बिहार से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। यहाँ पे 3 विभाजन आता है। पहला विभाजन होता है 1912 ईस्वी में, जिस समय बंगाल से बिहार अलग होता है, या आप कह सकते हैं बिहार से बंगाल अलग होता है। दूसरा होता है 1936 ईस्वी में, उस समय बिहार से उड़ीसा अलग होता है। और एक विभाजन और होता है 2000 ईस्वी में, जहाँ पर बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, और उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। यानी उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम था उसका एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। और दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराए थे? तो दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या थे? तिरंगा झंडा फहराए हुए थे। हालांकि 1929 में हमारा अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 1929 ईस्वी में तिरंगा झंडा फहराए थे। करे क्रांतिकारी सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी सूर्य सेन जो थे उनका उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था मास्टरदा। ऐसे ही बहुत हमसे उपनाम देखने के लिए मिलेगा। जैसे भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का समुद्रगुप्त, भारत का भारत का जो है नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को माना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का शेक्सपियर कालिदास को। चलिएगा, करेगी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग, तो थोड़ा उपभोक्ता उद्योग को समझेंगे। उपभोक्ता उद्योग में चीनी उद्योग आता है। तो उपभोक्ता उद्योग, ऐसे उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग के श्रेणी में रखा जाता है जिनका उपयोग डायरेक्ट जनता करती है। उपभोग करने वाला डायरेक्ट करता है। जैसे आपने बिस्किट देखा था, बिस्कुट का उपयोग कौन करेगा? डायरेक्ट जनता करेगा। तो ये उपभोक्ता उद्योग हुआ। चीनी जो है, चीनी का इस्तेमाल डायरेक्ट जनता करेगा, उपभोग करने वाला करेगा। तो ये क्या हुआ? उपभोक्ता उद्योग हुआ। लेकिन अगर यही आप कहा जाए कि लोहा उद्योग, तो लोहा का इस्तेमाल डायरेक्ट जनता खाने के लिए नहीं ना करेगा, जो खाने के इस्तेमाल में करेगा उसी को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। और जिसका उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता उपभोक्ता उद्योग के श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके गुजरात में स्थित है, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जनेरियो में हुआ था। करें खरीफ फसल, थोड़ा हम खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल को समझेंगे। खरीफ फसल, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा ऋतु के मौसम में उगाई जाने वाले फसल को खरीफ फसल के श्रेणी में रखा जाता है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जिन फसलों की बुआई जो है वर्षा ऋतु में होता है उन्हें आप खरीफ फसल कहते हैं, और जाड़ा के मौसम आने के पहले इसको काट लिया जाता है। जैसे में आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, रागी हो गया। रागी, तो रागी आपका इसी में आता है। रागी जो आपका आता है खरीफ फसल में आता है, रागी आपका हो गया। अब रबी फसल के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। रबी फसल की बुआई होती क्या है कि वर्षा ऋतु के बाद जो शीत ऋतु में होता है, और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम के पहले ही इसकी कटाई कर ली जाती है। गर्मी के मौसम के पहले ही इसकी कटाई कर ली जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जाड़े के मौसम में उगने वाले फसल, जितने भी जाड़े के मौसम में उगने वाले फसल है उन सभी को, ठीक है,
जाड़े की मौसम में उगने वाले सभी फसलों को जो है रबी फसल के रूप में आप, तो रबी फसल में आपका आने वाला है गेहूं है, जौ है, तेलहन है, दलहन है, तेलहन दलहन, उसके बाद सरसों, मसूर, चना, मटर, मक्का, ईख, ये सब का सब जो है आपका क्या है, रबी फसल है। तो देखिएगा, जाहिर सी बात है, साधारण सिंपल सी बात है, अगर आप रबी फसल को डील करना चाहते हैं तो देखेंगे कि किस फसल की कटाई जो होती है, बुआई जो होती है, बुआई और कटाई, बुआई जो जाड़े के मौसम में होती है और गर्मी के मौसम आने के पहले ही उसको काट लिया जाता है। तो इन सभी फसलों को जो है रबी फसल के अंतर्गत रखा। मक्का को लेकर के आपका एक कन्फ्यूजन है, मक्का जो है आपका खरीफ फसल भी है और रबी फसल भी है। क्यों है? चूँकि ये दो प्रकार की मक्का की खेती की जाती है। एक जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है और गर्मी के मौसम तक इसको काट लिया जाता है, और एक ऐसे होते हैं कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और वर्षा ऋतु जैसे संपन्न होता है तो अंतिम में ले आकर के काट लिया जाता है। हमारे यहाँ इसको भदैया मकई की श्रेणी में रखा जाता है, और नहीं तो इस समय जो है दूतरा मकई के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जायद फसल, जिसको आप गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं, तो गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले फसल को जायद फसल कहा जाता है। तो गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले फसल कौन से? तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है। खीरा तो आप जन्मे करते हैं, तरबूज लालमी को कहा जाता है, जरा तरबूज लालमी या खरबूज उसी में का क्या होता है कि एक गोला सा होता है जिसको फोड़ करके बड्डी जिसको आप बोलते हैं, तो ये है। ककड़ी क्या होता है कि खीरा की तरह लंबा होता है और उसी श्रेणी में भी आता है। ये बहुत खुशबूदार होते हैं। और इसमें गर्मा धान, धान तो आपका होता है, देखिएगा धान अगर आए तो फिर आपको खरीफ फसल में जाना है, लेकिन गर्मा धान लिखिए, गर्मी के मौसम में उगाने वाला भी धान कुछ होते हैं। बहुत ऐसे धान की प्रजातियां हैं जिसको गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, जिसको गर्मा धान के नाम से जाना जाता है। तो गर्मा धान अगर आता है तो इसको हम गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाला फसल है, जिसको हम क्या कहेंगे, तो गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले धान, जिसको हम लोग जायद फसल के श्रेणी में। तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, यानी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहने का श्रेय जाता है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनको प्रेम से बच्चे जो है चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, हम लोग उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? स्पष्ट है कि मरुस्थलीय मृदा उन जगहों पर पाई जाएगी जहाँ पे मरुस्थल पाए जाते होंगे, तो वह है राजस्थान। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा की मात्रा जो है काफ़ी अधिक मात्रा में है। और भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बता दिया जाए कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र आपका उत्तर पूर्व रेलवे है, यानी भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है आपका वो उत्तर पूर्व रेलवे है। सबसे पहले रेलवे की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। यानी भारत में रेलवे की शुरुआत जो होती है 16 अप्रैल 1853 को होती है, और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मुंबई से थाने तक चलती है। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उस समय भारत के जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था, और जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरी। ब्लैक का मतलब काला और ब्यूटी का मतलब सुंदर, तो ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था, जिसको आप अपने भाषा में कह सकते हैं काली सुंदरी। तो ये काली सुंदरी कौन है? प्रथम भारत में चलने वाले रेलवे। अब मेट्रो रेल की देखिएगा, मेट्रो रेल की जो स्थापना है पहले जो है कलकत्ता में किया गया था, और अभी तक जो वर्तमान में कलकत्ता और दिल्ली दो शहरों में मेट्रो रेल की सुविधाएं प्रदान की गई है। तो हमारे सामने में उपस्थित है मेट्रो रेलवे जो है अभी तक हमारे कलकत्ता और दिल्ली में उपस्थित है, जहाँ पे जाकर के आप सफर कर सकते हैं। लोकतंत्र का प्राण कहे जाते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया था। ये लोकतंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में बताते हैं कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। मतलब लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यानी लोकतंत्र में सब कुछ का अधिकार जनता के हाथों में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। अगर शासन प्रणाली की बात किया जाए तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे लोकतंत्र तो है, जनता की सरकार तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वहाँ पर रखा जाता है संसद में। और संसद के अगर अंग देखा जाए तो संसद के 3 अंग है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और फिर उसके बाद तीसरा राज्यसभा।
यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां, अब देखिएगा लोकतंत्र की जो सफलता की चुनौतियां है वो सबसे बड़ी चीज है अफसरशाही और उसके बाद अशिक्षा और जातिवाद। मतलब ये लोकतंत्र की सफलता में बाधाएं हैं, जिसको आप अफसरशाही कहिए, अशिक्षा कहिए, जातिवाद कहिए। चलिए फिर कह रहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष है। यानी जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो चुका है वो व्यक्ति अब वोट दे सकता है। विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए समावेशी विकास का प्रयोग किया जाता है। विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए समावेशी विकास का प्रयोग किया जाता है। यानी डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है और प्लास्टिक मुद्रा की उदाहरण कौन है? तो डेबिट कार्ड है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का। यानी सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने की भूमिका रखता है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है आपका रूबल है। रूबल रूस। साख का आधार क्या है? भाई साख का आधार जो है वो आपका विश्वास है। साख का आधार जो है विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है। उपभोक्ता उसको कहा जाता है जो उपयोग करने का कार्य करता है। जैसे बिस्कुट तो फैक्ट्री बनाता है तो वो उत्पादक हो गया और बिस्कुट जो है उत्पाद हो गया, लेकिन बिस्किट खाने का काम हम लोग करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हो गए। ठीक है। चलिए वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। विश्व का प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम संसाधन आपका जल परिवहन है। मोरगुआओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोरगुआओ बंदरगाह जो है आपका गोवा में स्थित है। मोरगुआओ बंदरगाह जो है आपका गोवा में स्थित। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का संबंध कहाँ से है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का संबंध आपका गुजरात से है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भागलपुर कहलगांव। भागलपुर कहलगांव। जालवेरिन का संबंध व्यापारिक संगठन से है। यानी जालवेरिन क्या है? तो व्यापारियों की एक संगठन है और व्यापारियों का एक संगठन था जिसको जालवेरिन के नाम से जाना जाता था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इनके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण करने का श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जाता था। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन को समझते हैं। वैसे ईंधन जिसका निर्माण जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है, यानी जिस ईंधन का निर्माण जो होता है जीवों के अवशेषों से होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैस आता है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो है आपके अनवीकरणीय ईंधन के। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा गृह जो था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा गृह जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी क्षेत्र जो है वो आपके उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु जो है आपके सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदार की पहाड़ी जो बंका जिले में स्थित है और बंका जिले में मंदार की पहाड़ियाँ स्थित है और मंदार की पहाड़ी बंका जिले में स्थित है। सासाराम शहर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था। सासाराम शास्त्री का जो मकबरा है वो आपके सासाराम में स्थित। इटली के एकीकरण में मैनेजी गैरीवाल्डी और काउंट कावुर का मुख्य योगदान था। मतलब ये तीनों महोदय ने इटली के एकीकरण में अपना अपना सहभागिता निभाए थे। भारत में 1 रुपये के नोट जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है और अन्य सभी नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन से संबंधित गतिविधियाँ। इसमें कुटुक पालन भी, मुर्गा मुर्गी पालन भी आपका जो है कृषि में आता है। देखिएगा कृषि क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया गया है। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग।
परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक्स। वाहन जो आपका है परिवहन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब का सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जितनी भी प्रकार के सेवाएं हैं उन सभी को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, जैसे बैंकिंग, जीवन बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, कोई भी पेशा हो, पर्यटन स्थल या पर्यटन का कार्य हो, इन सभी को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। कृषि के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह जो है एग मार्क है कि सोना की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। 24 कैरेट सोने को जो है हम लोग शुद्ध मानते हैं।